गुड मॉर्निंग। हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझने की कोशिश करते हैं। वो टॉपिक ये है कि हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, वो किस तरह से काम करती हैं। देखिए, हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे, जो बात हमारी पूरी नहीं हो पाई थी, कि हमारे पास जो एक नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वह नेचुरल रिसोर्सेज बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत मजबूत हैं। और हमारी जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, वह सबसे एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री के रूप में, एक कई महत्वपूर्ण इंडस्ट्री के रूप में हम उसको देखते हैं। 1870 में 1870 में बंगाल आयरन वर्क्स है, जो पहली एक कुल्टी वेस्ट बंगाल का एरिया है, जहाँ पर पहली आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की गई। तो पहला जो महत्वपूर्ण पड़ाव हमारे औद्योगिक इतिहास का है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का है। हमारे देश में जो औद्योगिक क्रांति शुरू हो रही है, उसमें जो पहला एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, वह 1870 में है, जबकि बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी स्टार्ट होती है। वह स्टार्ट कहाँ होती है? वह स्टार्ट होती है कुल्टी में। कुल्टी कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद अगला पड़ाव आता है टिस्को के रूप में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को है, जो कि जमशेदपुर में है, और यह 1907 में इस्टेब्लिश की गई। और उसके बाद अगला आता है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी IISCO। यह सेटअप की गई 1919 में बर्नपुर में। इसके बाद सेट होता है चौथा मैसूर स्टील वर्क, जो भद्रावती में है, जिसको अब हम बोलते हैं विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क। यह 1923 में इस्टेब्लिश होता है। अगर हम यह चार देखें, तो आज़ादी के पहले के यह चार महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। भारत की आज़ादी के पहले के यह चार महत्वपूर्ण पड़ाव हैं, जो यह बताते हैं कि किस तरह से भारत में स्टील और आयरन के कार्यों में विकास यात्रा आरंभ होती है। 1887 कुल्टी वेस्ट बंगाल, 1907 टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी टिस्को जमशेदपुर, 1919 बर्नपुर इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी IISCO, 1923 मैसूर स्टील वर्क भद्रावती, जिसे अब हम कहते हैं विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क। अब जो आयरन और स्टील का ग्रोथ है, वह पोस्ट इंडिपेंडेंस लगातार बढ़ने लग गया। आज जब हमने 1950-51 में आज़ादी के बाद हमने यह कार्य शुरू किया, तो 1950-51 में 16.9 लाख टन का पिग आयरन हुआ करता था। और जो डेवलपमेंट आयरन स्टील कंपनी का है, यह पहली पंचवर्षीय योजना से आरंभ हुआ था, लेकिन इसको गति प्राप्त हुई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना में, जबकि तीन इंटीग्रेटेड स्टील प्रोजेक्ट थे, वह स्टार्ट हुए थे भिलाई में, राउरकेला में और दुर्गापुर में। और जो प्रोडक्शन ऑफ पिग आयरन था, वह 1990-91 तक बढ़कर 92 लाख टन तक पहुंच गया। अगर हम इस अपने स्टील प्लांट के इतिहास को देखें, तो जो हमारा ओल्डेस्ट स्टील प्लांट है, यह इस समय लोकेटेड है जमशेदपुर में, जो सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर है ये। और यह एक प्राइवेट इंटरप्राइज है, और यह प्लांट जो है, वह ऑब्टेन करता है हेमेटाइट आयरन ओर फ्रॉम गुरु मनसिंघानी माइंस, जो है मयूरभंज उड़ीसा की है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या हो गई? जो हमको सबसे पहली चीज़ समझनी क्या है, कि जब हम अपने पावर और स्टील प्लांट को पढ़ें और समझें, तो हम एक चीज़ समझने की कोशिश करें कि उसको कहाँ कहाँ से रॉ मटेरियल प्राप्त होता है। आयरन और स्टील के लिए जो सपोर्टिंग चीज़ें हैं, वह क्या क्या हैं, आप इसको लिखें। आयरन ओर है, मैग्नीज है, कोकिंग कोल है, डोलमाइट है, पोर्ट फैसिलिटीज़ हैं, और वाटर कूलिंग करने की सुविधा है। यह 5 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो कि किसी भी स्टील और आयरन प्लांट के लिए ज़रूरी होती हैं।
अगर हम जब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे सारे के सारे हमारे प्लांट्स के पास यह महत्वपूर्ण चीज़ है कि उनको यह सारी फैसिलिटीज़, दीज ऑल फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल नियर बाय द प्लेसेस where the plant has been established. Let's see first the आयरन एंड स्टील कंपनी जो टिस्को है उसके बारे में देखते हैं, उसको जो ये फैसिलिटीज़ हैं कहाँ कहाँ मिल रही हैं। आप लोग एक चार्ट बनाइएगा, उस चार्ट में आप यह चारों पांचों चीज़ें लिखिएगा और फिर उस चार्ट में हर एक पावर प्लांट के साथ देखिएगा कि किस पावर प्लांट का कौन सा मटेरियल कहाँ से प्राप्त हो रहा है। जब आपका प्रीलिम्स से सवाल बनता है तो इस सवाल के बनने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है कि एग्जामिनर यह पूछने की कोशिश करे कि आपको कौन सा रॉ मटेरियल, कौन सी सुविधाएं इस स्टील प्लांट को कहाँ से प्राप्त होती हैं। तो पहला हम लेते हैं टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स टिस्को, जिसका लोकेशन है जमशेदपुर में, जो एक प्राइवेट इंटरप्राइजेस है। इसका पहला पार्ट क्या है? आयरन ओर। वो आयरन ओर कौन सा है? हेमेटाइट है। वो कहाँ से मिल रहा है? गुरु महिषनी माइंस से मिल रहा है। यह मयूरभंज में है, उड़ीसा में है, और नोवा मुंडी माइंस है जो सिंहभूम में है। दूसरा, इसको मैग्नीज कहाँ से मिल रहा है? मैग्नीज इसको प्राप्त हो रहा है जोडा माइंस, जो कि केंदुझार डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का। ये भी एक सवाल कभी शायद आ चुका है कि जोडा माइन से कौन सा रॉ मटेरियल प्राप्त होता है। तो दूसरा क्या हो गया? मैग्नीज हो गया, जो जोडा माइंस में है, जो जोडा माइंस की है, जो कि केंदुझार डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा का है। तीसरा, इसको कोल कहाँ से मिलता है? जो इसको कुकिंग कोल प्राप्त होता है वो झरिया और रानीगंज, इन दो कोल माइंस से प्राप्त होता है, जो कि जमशेदपुर से 160 to 200 किलोमीटर्स के डिस्टेंस में है। चौथा, इनको जो डोलमाइट है, और डोलमाइट, लाइमस्टोन और फायर क्ले, इनको प्राप्त होता है सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा के सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट से प्राप्त होता है। ये स्टील प्लांट के साथ एक खास बात क्या है कि स्टील प्लांट को वाटर चाहिए होता है। स्टील प्लांट को वाटर क्यों चाहिए होता है? क्योंकि स्टील प्लांट में कुकिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है, कूलिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो कूलिंग के इस्तेमाल करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, और जमशेदपुर जो है वह सुवर्ण रेखा नदी के ऊपर स्थित है। इट इज़ लोकेटेड एट सुवर्ण रेखा रिवर, और इसके कारण उसको पानी प्राप्त होता है। और सुवर्ण रेखा रिवर के साथ साथ जो वहाँ पर खाकरी रिवर है, जहाँ पर डैम बना हुआ है और जहाँ पर वाटर स्टोरेज की फैसिलिटी है, यह भी हेल्प करता है पानी को प्रोवाइड करने के लिए। अब जमशेदपुर का जो कनेक्शन है, द कनेक्शन ऑफ द जमशेदपुर इज़ विद द कलकत्ता से जमशेदपुर का बहुत अच्छा कनेक्शन है। जमशेदपुर का बम्बई से कनेक्शन है, और जमशेदपुर का चेन्नई का से भी कनेक्शन है बाय रोड और रेल। और यह जो हाईली पॉपुलेटेड एरिया है बिहार, झारखंड और उड़ीसा का, यह हाईली पॉपुलेटेड एरिया चीप लेबर सप्लाई करने में हेल्प करता है। यह कारण है कि जो टिस्को प्लांट है बहुत सफल रहा है। जो 3 प्लांट थे कुल्टी में, बर्नपुर में और हीरापुर में, इनको आपस में मर्ज कर दिया गया। इन तीनों को आपस में मर्ज करने के बाद बनाया गया IISCO, जिसको हम बोलते हैं इसको, और यह गवर्नमेंट कंट्रोल में लाया गया इन 1976 में। अब ये जो तीनों प्लांट हैं, ये जो 3 प्लांट हैं, इनको लिंक किया गया है कलकत्ता आसनसोल रेलवे से। इससे लिंक करने से थोड़ा से सहूलियत इनकी बढ़ गई है। और हीरापुर प्लांट जो है, हीरापुर प्लांट प्रोड्यूसेस पिग आयरन विच इज सेंट टू द कुल्टी फॉर मेकिंग स्टील। जो हीरापुर है, देखिए अगर आप देखिए कुल्टी, बर्नपुर और हीरापुर, इन तीनों को मर्ज किया गया। इन तीनों को मर्ज करने के बाद एक IISCO का निर्माण किया। अब ये तीनों आपस में किस तरह काम कर रहे हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू टू अंडरस्टैंड। जो हीरापुर प्लांट है,
वह क्या बनाता है? पिग आयरन। और जब हीरापुर जो प्लांट पिग आयरन बनाता है तो वह पिग आयरन भेज दिया जाता है कुल्टी को स्टील बनाने के लिए। और जो रोलिंग मिल्स है वह लोकेटेड है बर्नपुर में। अब आप इन तीनों के बीच के डिफरेंस को समझिए। कुल्टी, बर्नपुर और कुल्टी, बर्नपुर, हीरापुर, तीनों के फर्क को समझिए। कुल्टी क्या कर रहा है? पिग आयरन। हीरापुर क्या कर रहा है? स्टील। और तीसरा है जो बर्नपुर है वह रोलिंग मिल्स है। तो अगर आप IISCO के अंदर के स्ट्रक्चर को समझिए, इस स्ट्रक्चर में 3 प्लांट समाहित हैं। तीनों प्लांट अलग अलग काम कर रहे हैं। और जो IISCO है यह ओर कहाँ से रिसीव करता है? यह गुना माइन से ओर को प्राप्त करता है। और यह कोल कहाँ से प्राप्त करता है? यह कोल झरिया से प्राप्त करता है। झरिया वहाँ से 137 किलोमीटर्स की दूरी पर है। और नाउ जो ये पावर कहाँ से ले रहा है? दामोदर वैली कारपोरेशन से पावर प्राप्त करता है। मैग्नीज और लाइमस्टोन कहाँ से लेता है? मैग्नीज लाइमस्टोन अपने आसपास के झारखंड और उड़ीसा के एरिया से प्राप्त करता है। इसका जो रेल का कनेक्शन है, रेल रोड कनेक्शन है, और जो पोर्ट है कलकत्ता से, वो बेहतर कनेक्शन है। जो इसका सेलेबल स्टील है वह 1985-86 में थोड़ा कम हो गया था, लेकिन इसका सेलेबल स्टील बेहतर काम कर रहा है। तो इंडियन आयरन और स्टील कंपनी है जो IISCO है, जिसमें 3 प्लांट हैं, कुल्टी, हीरापुर और बर्नपुर, जो कि वेस्ट बंगाल के पार्ट में है। यह गवर्नमेंट कंट्रोल में ला लिए गए थे 1972 में। और इन तीनों प्लांट को कलकत्ता आसनसोल रेलवे लाइन से लिंक किया गया है। जो इसका आयरन ओर है, जो इसका कोल है, जिसका डोलमाइट है। अगर आप तीनों को देखें, तीनों 200 किलोमीटर से कम एरिया के अंदर तीनों की तीनों अवेलेबल हैं। तो आप जैसे ही आपने टिस्को के लिए देखा, वही हाल आपको मिल रही है IISCO के लिए, किस तरह से इसके बीच प्लांट्स बन रहे हैं। तीसरा है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड। विश्वेश्वरैया आयरन स्टील लिमिटेड है, इसको इस्टेब्लिश किया गया था मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी के रूप में। और यह एर्स्टवाइल मैसूर स्टेट का था। इसका लोकेशन है भद्रावती के रिवर के बैंक्स पे, और यह कर्नाटक के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इस प्लांट को गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर लाया गया 1962 में, और इसको रीनेम किया गया विश्वेश्वरैया आयरन स्टील लिमिटेड के नाम से। अब इसकी जो कैपेसिटी है वह 1.3 लाख टन्स स्टील की है, और यह प्लांट बहुत ही बेहतर प्लांट में काम करता है। और जो भद्रावती वैली है इससे 13 किलोमीटर दूर है, जो कि लोकेशन ही बड़ा इसको एडवांटेज दे रही है। अब एक चीज़ आप समझने की कोशिश करिए, कौन कौन से आयरन ओर इस्तेमाल होते हैं। जैसे हमने बताया कि हेमेटाइट आयरन ओर टिस्को में इस्तेमाल होता था, उसी तरह से हाई ग्रेड जो हेमेटाइट आयरन ओर है, यहाँ के लिए विश्वेश्वरैया आयरन स्टील कंपनी के लिए यह लाया जाता है केमागुंडी माइंस, जो चिकमगलूर में है, जो वहाँ से 40 किलोमीटर सिर्फ दूर है। और यह इसके जो चारकोल है वह प्राप्त किया जाता है जो फॉरेस्ट वुड है, और वह चूँकि यहाँ पर कोल अवेलेबल नहीं है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो गई कि विश्वेश्वरैया स्टील लिमिटेड के लिए चारकोल लिया जाता है पास के फॉरेस्ट वुड से। क्यों? चूँकि यहाँ पर आसपास कोल अवेलेबल नहीं है। तो आयरन की स्मेल्टिंग के लिए यहाँ पर पास के जंगलों से चारकोल लिया जाता है, जो वुड से लिया जाता है। और अब यह इस्तेमाल कर रहा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जो श्रावती पावर प्रोजेक्ट है। अब एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल क्या बन गया कि विश्वेश्वरैया स्टील लिमिटेड के लिए में कोल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया था। आंसर क्या हो गया कि विश्वेश्वरैया स्टील लिमिटेड के आसपास कोल की अवेलेबिलिटी नहीं थी, इसलिए कोल का इस्तेमाल नहीं किया गया।
पास के जंगलों से फायरवुड का इस्तेमाल किया गया, चारकोल का इस्तेमाल किया गया। और अब इसको जो एक श्रावती पावर प्रोजेक्ट है उसकी सहायता से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका लाइमस्टोन कहाँ से मिलता है? इसका लाइमस्टोन प्राप्त होता है जो भुंडी गुड़ा है, जो उससे 25 किलोमीटर दूर है। और डोलमाइट और क्रोमाइट दो अवेलेबल हैं इसी 45-50 किलोमीटर के रेडियस में। और शिमोगा और चित्रदुर्गा ये दोनों मैग्नीज मैग्नीज करते हैं। और यह एक बेहतर रेल फैसिलिटी से भी जुड़ा हुआ है। जो भीम और शिमोगा रेल लाइन है उससे यह पूरी तरह जुड़ा हुआ है। यह 3 इम्पॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं आपको जानने के लिए। इसके बाद हम आते हैं 4 इंटीग्रेटेड पावर प्रोजेक्ट के बारे में। वो हो गए भिलाई। भिलाई कब बना? भिलाई जो कि दुर्ग डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में है, यह स्टील की रेल बनाता है। यह रशिया की सहायता से बनाया गया। तो भिलाई जो आयरन और स्टील है, भिलाई आयरन और स्टील है, वह 1959 में ऑपरेशनल हुआ है। इसको टेक्निकल फाइनेंशियल कोलैबोरेशन इसको सोवियत यूनियन से प्राप्त हुआ है। यह प्रोडक्शन 1959 में स्टार्ट हुआ था इसमें। और इसकी कैपेसिटी जो है वह 10 लाख टन थी, जो बढ़कर 52 लाख टन हो चुकी है। तो पहला इंपॉर्टेंट क्या हो गया? भिलाई, रशिया, 1959 वह रेलवे लाइन बनाता है। अब यह जो भिलाई प्रोजेक्ट है इसको कहाँ से क्या प्राप्त होता है? यह आयरन ओर प्राप्त करता है डाली राजगढ़ रेंज से, जो भिलाई से 80 किलोमीटर दूर है। पहली चीज़ क्या हो गई? भिलाई को हेमाटाइट आयरन कहाँ से प्राप्त होता है? भिलाई को हेमाटाइट आयरन प्राप्त होता है डाली राजगढ़ से, जो वहाँ से 80 किलोमीटर दूर है। इसको कोल कहाँ से मिलता है? इसको कोल प्राप्त होता है कोबरा और कारगिल फील्ड से, जो छत्तीसगढ़ में है, उससे 225 किलोमीटर दूर है। तीसरा, इसको भंडारा जो महाराष्ट्र का भंडारा है वहाँ से इसको सप्लाई होता है। वहाँ से इसको जो महाराष्ट्र का भंडारा है वहाँ से इसको सप्लाई होता है। जो भंडारा और बालघाट माइंस है वहाँ से इसको मैग्नीज सप्लाई होता है। लाइमस्टोन कहाँ से मिलता है? इसको लाइमस्टोन कहाँ से मिलता है? इसको लाइमस्टोन प्राप्त होता है नंदिनी माइल से। और इसको पावर मिलता है कोबरा से। यह हो गया स्टोरी अबाउट द भिलाई। नाउ कम ऑन द राउरकेला। राउरकेला एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? यह सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है। यह जर्मन फर्म, उस फर्म का नाम था क्रुप एंड डेमांग। जर्मन फर्म क्रुप एंड डेमांग के द्वारा यह इस्टेब्लिश किया गया। यह सेकेंड 5 ईयर प्लान में इस्टेब्लिश हुआ था। और यह अपना आयरन ओर प्राप्त करता है सुंदरगढ़ से, जो कि क्योंझा डिस्ट्रिक्ट में है। इसका कोल कहाँ से मिलता है? इसका कोल झरिया से प्राप्त होता है, जो वहाँ से 225 किलोमीटर दूर है। इसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कहाँ से प्राप्त होता है? यह हीराकुंड पावर प्रोजेक्ट है वहाँ से हाइड्रो इलेक्ट्रिक लेता है। और यह इस प्लांट को मैग्नीज कहाँ से मिलता है? इसको मैग्नीज मिलता है बाराजमाडा से, और डोलमाइट मिलता है बारद्वार, और लाइमस्टोन मिलता है पुमपानी से। यह एक इम्पॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट है और इसने काफ़ी मदद की भारत में आयरन स्टील की। अगला है दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से हुआ। यह दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है। इसने प्रोडक्शन स्टार्ट किया 1962 में। इस प्लांट की कैपेसिटी है 1.6 लाख टन ऑफ इनगॉट स्टील की, जो कि एक्सपैंड होकर हो गई है 2 लाख टन ऑफ द क्रूड स्टील की। इसका जो आयरन है वह आता है बोलानी माइंस से, और मयूरभंज भी इसको आयरन सप्लाई करता है। इसका जो कोल आता है वह झरिया और रानीगंज से आता है। इसका लाइमस्टोन आता है बिरमाटपुर सुंदरगढ़ से।
मैग्नीज आता है क्योंझार उड़ीसा से, डोलमाइट आता है बीरमतापुर से, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होती है दामोदर वैली कॉरपोरेशन से। जो प्लेंटी ऑफ वाटर चाहिए किसी भी स्टील प्लांट के लिए वह इसको प्राप्त होता है दामोदर रिवर से। और कलकत्ता आज जो आसनसोल की रेलवे लाइंस हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है इसके लिए। इसके बाद अगला है बोकारो। बोकारो जो स्टील प्लांट है यह यूएसआर की कंपनी से बना है। बोकारो स्टील प्लांट जो है 1964 में इरेक्ट किया गया था। 1972 में प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था। यह इसकी इनिशियल कैपेसिटी 10 लाख टन की थी जिसको 40 लाख टन तक रेज की गई है। जो इसका प्लान था इसका जो ओर है वह मिलता है किरीभूम माइंस उड़ीसा से, जो आयरन है किरीभूम माइन उड़ीसा से। झरिया कोल फील्ड इसके पास है 65 किलोमीटर से, जहाँ से इसको कोल मिलता है। लाइम स्टोन मिलता है पलामू डिस्ट्रिक्ट झारखंड से, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन होती है दामोदर वैली कॉरपोरेशन से। और यह कलकत्ता से 300 किलोमीटर दूर है, इसलिए इसको बहुत अच्छी मात्रा में इसको जो इसका जो कनेक्शन है एक अच्छा कनेक्शन किया गया है। उसके बाद अगला है सलेम स्टील प्लांट। यह सलेम स्टील प्लांट है, यह सलेम डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में है। इसका एडवांटेज क्या है कि इस प्लांट के पास एडवांटेज है रिच आयरन का ओर का और लाइम स्टोन का, दोनों का एडवांटेज पास है जो रेडिली अवेलेबल है एडजॉइनिंग एरिया में। इसके साथ खास बात क्या है कि इसको चीप पावर प्राप्त होता है, चारकोल और वास्ट मार्केट इसके पास है। जो आयरन ओर अवेलेबल यहाँ है उसमें लो सल्फर है, लो फास्फोरस है, और इसका जो कंटेंट है इसके आयरन का जो कंटेंट है वो बहुत सुटेबल है स्पेशल ग्रेड के आयरन और स्टील बनाने के लिए। यह सवाल बहुत अच्छा बन गया सलेम स्टील प्लांट के लिए कि किस स्टील प्लांट के पास ऐसा आयरन ओर अवेलेबल है जिसमें लो सल्फर है और लो फास्फोरस है और वह स्पेशल ग्रेड आयरन स्टील बनाने में सक्षम है। इस प्लांट की जो कॉमर्शियल प्रोडक्टिविटी है वह 1982 में स्टार्ट हुई थी, और आज जो यह सलेम स्टील प्लांट है यह मेजर प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए, और यह कई कंट्रीज़ में इसके प्रोडक्ट जानते हैं। अगला है विजयनगर स्टील प्लांट। यह विजयनगर स्टील प्लांट है, इसको जो बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में है उसके पास इस्टेब्लिश किया गया है। यह माइल्ड स्टील जो इस प्लांट का जो फीचर है वह माइल्ड स्टील प्रोड्यूस करता है। इसको जो आयरन ओर मिलता है, इस प्लांट को जो आयरन ओर मिलता है वो हॉटस्पॉट रीजन से मिल जाता है। इसको कोल प्राप्त होता है छत्तीसगढ़ की काहान वैली से, और इसको जो गुड क्वालिटी का लाइम स्टोन और डोलमाइट है वह आसपास के डिस्ट्रिक्ट में 200 किलोमीटर में मिल जाता है। और वाटर की जो रिक्वायरमेंट है, वाटर और पावर दो की रिक्वायरमेंट तुंगभद्रा हाइडल प्रोजेक्ट के से पूरी हो जाती है। देखिए, एक आप सवाल ये भी तैयार करिएगा कि स्टील प्लांट और हाइडल पावर प्रोजेक्ट, किस हाइडल पावर प्रोजेक्ट के साथ कौन सा स्टील प्लांट जुड़ा हुआ है। अगला है विशाखापत्तनम स्टील प्लांट, उसको हम लोग वीएसपी बोलते हैं। यह एक इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है। इसकी यूनिक क्वालिटी इसका लोकेशन सी पोर्ट का है, और यह फर्स्ट शोर बेस्ड स्टील प्लांट है इन द कंट्री। देश का पहला शोर बेस्ड स्टील प्लांट कौन सा है, उसका नाम है विशाखापत्तनम स्टील प्लांट। जिसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया 1972 में, लेकिन 82 तक इसका कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हो पाया। और राष्ट्रीय इस्पात निगम, जब राष्ट्रीय इस्पात निगम इनकॉर्पोरेट किया गया तब इसके साथ काम शुरू किया गया। तो ऑल्दो इसका जो फाउंडेशन 1972 में कर दिया गया था, कंस्ट्रक्शन वर्क हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड इन द रियल सेंस। और जब फरवरी 1982 में जब राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को इनकॉर्पोरेट किया गया एज ए पब्लिक सेक्टर कंपनी, तब इस प्लांट के कंस्ट्रक्शन की इश्यूज़ के पॉलिसीज़ को
इम्प्लीमेंट किया गया। यह सबसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड मॉडर्न स्टील प्लांट है और यह स्मूथ सेलिंग जो स्मूथ सेलिंग है, इसने बहुत स्मूथ सेल किया, वर्ल्ड में स्टील प्लांट में से बहुत हेल्प किया है और यह एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है अपने इश्यूज़ को लेके, बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस प्लांट्स को माना जाता है। इसके अलावा एक है दयात्री स्टील प्लांट। यह जॉइंट वेंचर है इसमें ब्रिटिश का और साउथ कोरिया को, और लेकिन इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है टाटा ग्रुप को। डोलवी स्टील प्लांट है, यह रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है, और पास्को स्टील है जो पारादीप में है, और यह कोरिया ने इसके साथ एमयू साइन किया है और उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ काम कर रही है। ये आपके स्टील प्लांट की एक थोड़ी सी रूपरेखा हुई। और जो इंटरनेशनल ट्रेड है इंडिया के साथ, खास बात क्या है, इंडिया एक इम्पोर्टर भी है और एक एक्सपोर्टर भी है। यह इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर किस तरह से हो रहा है, जो प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड स्टील इन द कंट्री है, वह उसमें कमी क्या है, वह उस कमी में जो प्रोडक्शन ऑफ आयरन स्टील इन द कंट्री फॉल शॉर्ट्स ऑफ आवर डिमांड। जो हमारे देश में आयरन और स्टील की डिमांड है, उस डिमांड की तुलना में हमारे पास प्रोडक्शन नहीं होता है। इसके कारण से हमको विदेशों से आयरन और स्टील को इंपोर्ट करना पड़ता है, और जो हमारा इंपोर्ट है वह लगातार बढ़ रहा है। इसलिए हमको ज़रूरत है कि आयरन और स्टील में हम कोशिश करें कि आयरन और स्टील में किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा हम इम्प्रूवमेंट ले आएँ। अब जो इसका एक्सपोर्ट है, हम लोग फिनिश्ड स्टील का एक्सपोर्ट भी करते हैं उसमें, लेकिन बहुत बड़ी मुद्रा नहीं आई है। ये आपके आयरन और स्टील का ये पहला लेक्चर है। अब हम आपको इसके बाद दूसरा लेक्चर जो आयरन और स्टील का आज के समय में हमारा परिप्रेक्ष्य है, जो हमारे पास आज आयरन स्टील की पूरी एक इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।